कि भारत के इतिहास के जनक कौन है? कल बताया था ना, कौन है? वेद व्यास। वेद व्यास के ग्रंथ का नाम क्या बताया था? क्या नाम है? महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? किसका इतिहास पढ़ रहे हैं हम? भारत का इतिहास। आपके फर्स्ट ईयर में इतिहास में दो बुक्स चलती है, एक तो भारत का इतिहास, एक वैश्विक इतिहास, यानी कि विश्व का इतिहास और भारत का इतिहास। पहले किसका इतिहास पढ़ रहे हैं हम? पहले किसका इतिहास पढ़ेंगे? घर का इतिहास, फिर दुनिया का पढ़ेंगे, है ना। तो भारत के इतिहास का जनक तो कौन है? वेद व्यास। ग्रंथ का नाम क्या है? प्राचीन नाम क्या है? क्या है? मैंने आपको बताया था कल कि भारत के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया? प्राचीन भारत का इतिहास। पहले किसको पढ़ेंगे हम? प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक काल का भारत का इतिहास। तो पहले किसका इतिहास पढ़ रहे हैं हम? प्राचीन भारत का इतिहास। किसका इतिहास पढ़ रहे हैं? प्राचीन भारत का इतिहास। और प्राचीन भारत के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कितने भागों में? 3। बात किसकी कर रहे हैं हम? प्राचीन भारत के इतिहास की। और प्राचीन भारत के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कितने भागों में? 3। पहला कौन सा बताया था मैंने? प्रागैतिहासिक काल। पहला कौन सा है? प्रागैतिहासिक काल। 1 नंबर पे कौन सा होगा? प्रागैतिहासिक काल। दूसरा आद्यैतिहासिक काल। आद्यैतिहासिक काल। दूसरा कौन सा है? ऐतिहासिक काल। तीसरा कौन सा है? ऐतिहासिक काल। कौन सा काल है? ऐतिहासिक काल। मैंने क्या कहा? इतिहास को बार-बार पढ़ोगे तो माइंड में फिट हो जाएगा। तो प्राचीन भारत के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भाग। पहला कौन सा है? प्रागैतिहासिक काल। दूसरा कौन सा है? आद्यैतिहासिक काल। तीसरा कौन सा है? ऐतिहासिक काल। पहला कौन सा पढ़ रहे हैं हम? प्रागैतिहासिक काल। पहला कौन सा है? प्रागैतिहासिक काल। कौन सा है? प्रागैतिहासिक। इस प्रागैतिहासिक काल को भी कितने भागों में बांटा गया है? 3। टेंस भी कितने होते हैं? 3। काल भी कितने हैं? 3। हर चीज के काल भी 3 ही होंगे, क्योंकि टेंस भी 3 ही है। अंग्रेजी का जो टेंस है वो यहाँ भी लागू होते हैं। तो किसी भी काल का निर्धारण कितने कालों में किया जाएगा? 3। क्योंकि पहले हमारे जैसे हमारा पुनर्जन्म कैसा था, पहले की घटनाक्रम कैसी है, मध्य में कैसा रहा और वर्तमान कैसा है, ये तो बातें पढ़ते हैं हम। तो पहले किसका काल पढ़ रहे हैं? प्राचीन भारत का इतिहास। भारत के इतिहास का जनक तो किसको बताया मैंने? वेद व्यास। ग्रंथ का नाम क्या है? महाभारत। महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? ये बिल्कुल ध्यान में रखना है। और इतिहास का जनक कौन है? हेरोडोटस। इतिहास का जनक कौन है? हेरोडोटस। और ग्रंथ का नाम क्या है? हिस्टोरिका। क्या है? हिस्टोरिका। इतिहास का जनक तो कौन है? हेरोडोटस। कौन है? हेरोडोटस। और उनके ग्रंथ का नाम क्या है? हिस्टोरिका। क्या है? हिस्टोरिका। और भारत के इतिहास के जनक कौन है? वेद व्यास। ग्रंथ का नाम क्या है? महाभारत। महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? जयचरिता। ये प्रश्न आरएस में आया था 2007 में, जब एडीएम साहब बने थे तब यही प्रश्न पूछा गया था कि प्राचीन भारत के इतिहास में महाभारत के जनक कौन है? वेद व्यास। और महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? जयचरिता। और राजस्थान के इतिहास का जनक कौन है? कर्नल जेम्स टाउन। कौन है? कर्नल जेम्स टाउन। राजस्थान के इतिहास में पढ़ेगा आगे कक्षा में, सेकंड ईयर में आएगा। तो प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। पहला है पुरापाषाण काल। पहला कौन सा है? पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल। दूसरा कौन सा बताया था मैंने? मध्यपाषाण काल। तीसरा कौन सा बताया था? नवपाषाण काल। कौन से काल की बात की हमने? कौन से काल की? और ये जो हिस्ट्री में आपको पढ़ा रहा हूँ इंडियन, आपके कंपटीशन और कॉलेज में तो काम आएगी। और चाहे आईएएस की एग्जाम दो, चाहे आईएएस की, राजस्थान की कोई सी भी एग्जाम दो, जो मैं इतिहास पढ़ाऊंगा उससे बाहर 1% नहीं जाएगा। चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे जियोग्राफी हो, 1% यहाँ से आपकी नींव मजबूत कर दूंगा। चाहे कोई सी भी दुनिया का एग्जाम देना, 1% जो जहाँ से पर्सन आएंगे इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। इस बात की मेरी गारंटी। पढ़ना आपको है, चाहे कॉलेज की परीक्षा हो,
चाहे कंपटीशन की परीक्षा हो, चाहे कहीं भी आप बात कर रहे हो या कोई किसी से चर्चा कर रहे हो, जो मैंने बोल दिया उस इतिहास को बोल देना, कोई नहीं रोकेगा। तो 3 काल कौन कौन से हैं? पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। प्राग इतिहास काल की बात कर रहे हैं हम। जैसे मैंने कल आपको बताया था, शुरू में हमारा जो जीवन था वैसे जानवरों की तरह था, जंगलों में हम निवास करते थे, लेकिन हम बुद्धिजीवी होने के कारण हम जानवरों से अलग हो गए और आज हम पढ़ लिख हुए हैं, लिपि का ज्ञान हुआ और धीरे धीरे अपना विकास किया और चंद्रमा तक पहुंच गए और सूर्य तक भी पहुंच जाते हुए तो मानव है ना, बड़ा खतरनाक प्राणी है दुनिया का। तो प्राग इतिहास काल को 3 भागों में बांटा गया, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। मैंने आपको बताया था कल कि कोई भी दुनिया में जितनी भी सभ्यताओं का जन्म हुआ है, 2 बातें होती हैं, एक तो सभ्यता, एक होती है संस्कृति। ये दोनों का आपस में जुड़वा भिन्न है, सभ्यता और संस्कृति, इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। जैसे मानव शरीर है, मानव शरीर में से आत्मा को अलग किया जा सकता है? यदि आत्मा को अलग कर दिया जाए तो ये शरीर रह सकता है? वैसे ही यदि संस्कृति को सभ्यता से अलग कर दिया जाए तो इस सभ्यता का कोई महत्व नहीं है। जैसे आज वर्तमान में हम जो जीवन यापन कर रहे हैं, जो हमारे आर्थिक संसाधन है, सामाजिक परिवेश है, राजनीतिक परिवेश है, तो ये सभी क्या है? कल्चर है हमारा, क्या है? और हमारी जो परंपराएं चली आ रही हैं वर्षों से, हमारे पूर्वजों से, उन चीजों को हम मानते आ रहे हैं। जैसे हमारे आराध्य देव होते हैं, लोग देवता होते हैं और आराध्य देवी होती हैं, हम उनको पूजते आ रहे नहीं आ रहे। जो हमारी परंपराएं हैं, चाहे विवाह प्रचलन हो, चाहे जो भी कार्यक्रम होते हैं, मामले की जो उन परंपराओं को हम आज भी मानते आ रहे हैं, जबकि हम 21वीं सदी के भारत में रहते हुए भी आज भी हम उन परंपराओं को क्यों मान रहे हैं? क्योंकि ये हमारी मूल संस्कृति है और यही हमारी सभ्यता को दर्शाती है। और दुनिया में जितने भी सभ्यताओं का जन्म हुआ है, उन सभ्यताओं का जन्म नदी घाटियों के किनारे हुआ है। किनके किनारे हुआ है भाई? नदी घाटियों के किनारे। क्योंकि जैसे हम आगे की जो सभ्यता पढ़ेंगे, पहली सभ्यता पढ़ेंगे हम सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सी? सिंधु घाटी। जो आपका सिलेबस है बीए पार्ट फर्स्ट का, उसमें पहली जो सभ्यता दे रखी है वो सिंधु घाटी सभ्यता है, जो नगरीय सभ्यता के नाम से जानी जाएगी। और दूसरी सभ्यता है वैदिक सभ्यता। कौन सी? और वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा जाएगा, एक ऋग्वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। कितने भागों में? 2 भागों में। पहला कौन सा? ऋग्वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। और जो पहले जो सिंधु घाटी सभ्यता हम पढ़ेंगे, ये भी सिंधु नदी के किनारे इसका जन्म होने के कारण ये पूरा का पूरा और 7 नदियों का संगम होने के कारण सब सिंधु प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इसलिए इस सभ्यता का नाम क्या कहा गया? सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि भारत की पहली और दुनिया की सबसे बड़ी सभ्यता के नाम से जानी जाती है। और इससे पहले का जो इतिहास है, ये इतिहास वैसे लिखित नहीं है। सिंधु घाटी से लिखित इतिहास और दुनिया में यहाँ से सिंधु घाटी से इतिहास पढ़ाया जाता है, लेकिन उससे पहले का हमारा जीवन यापन कैसा रहा, जो प्रागैतिहासिक काल है, इन जंगलों में से हम बाहर कैसे आए, कृषि का आविष्कार कैसे हुआ, पशुपालन करना कैसे सीखा, लिपि का ज्ञान कैसे हुआ और धीरे धीरे हमने विकास कैसे किया, उसके बारे में ये चर्चाएं हम कर रहे हैं। तो इसमें भी इस इतिहास को भी कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में। कितने भागों में? पहला कौन सा है? प्रागैतिहासिक काल। दूसरा कौन सा था? और तीसरा कौन सा था? ऐतिहासिक काल। मैंने कल लिखा भी दिया था। तो पहला जो पढ़ रहे हैं हम, पुरापाषाण काल। कौन सा? पुरापाषाण काल। पुरा का मतलब पुराना, पाषाण का मतलब पत्थर। और इन्हीं जंगलों में ये जो जीवन यापन हमने किया, मानव सभ्यता ने धीरे धीरे अपना बुद्धिजीवी होने के कारण हमने विकास किया और जानवरों से अलग होकर धीरे धीरे आग का आविष्कार हुआ, फिर कृषि औजारों का आविष्कार हुआ और पशुपालन करना सीख गया और धीरे धीरे मानव सभ्यता का विकास होता चला गया और एक संस्कृति पनपने लगी और उस संस्कृति से ही नई नई सभ्यताओं का जन्म होने लगा। जैसे परिवेश में हम रहते हैं वैसी हमारी संस्कृति बने जाती है और वैसे ही हम बने जाते हैं। साइकोलॉजी कहती है, मनोविज्ञान, जैसे आप आगे बीएड करोगे, टीचर की तैयारी करोगे, आईएएस की तैयारी करोगे, चाहे रेलवे की करो, हर जगह साइकोलॉजी काम करती है।
जैसी आपकी मेंटलिटी होगी वैसे ही हमारी क्रियाएं होगी, और जैसी हमारी क्रियाएं होगी वैसे हम बन जाते हैं, और वैसा ही हमारा जीवन बनता चला जाता है। ये प्रकृति का नियम है। आगे बात समझ में, क्योंकि साइकोलॉजी ये कहती है किसी भी अबोध बालक को यदि चोरों के झुंड में रख दिया जाए तो वो अंततः क्या बन जाएगा? चोर। और यदि मैं चाहूं तो उसे, वाटसन ने कहा है, साइकोलॉजी का विद्वान था, कि मैं चाहूं तो उसे चोर बना सकता हूं, मैं चाहूं तो उसे डॉक्टर बना सकता हूं, मैं चाहूं तो उसको कुछ भी बना सकता हूं। जैसा परिवेश होगा, जैसी हमारी संस्कृति होगी वैसा ही हम बन जाते हैं, और उसी से हमारे कल्चर के माध्यम से ही हमारी जो बोलने के रंग है, रहने का ढंग है, वो झलकने लग जाता है, और वही परिवेश हमारे जीवन में काम आता है। जो पूरा पाषाण काल है, मैंने शुरू में बताया था कि मानव सभ्यता का जो जन्म भारत के इतिहास की दृष्टि से हम देखें तो कौन सी नदी का नाम लिया था मैंने? नर्मदा नदी, जो एमपी की नदी है, मध्य प्रदेश की, और पहले के प्राचीन समय से ही वर्तमान में भी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जंगल पाए जाते हैं। वर्तमान में हम जियोग्राफिक दृष्टि से बात करें तो मध्य प्रदेश में ही सर्वाधिक जंगल है, और ये नर्मदा घाटी के किनारे ही मानव सभ्यता की हलचल के बारे में जानकारी हमें मिलती है, क्योंकि यहाँ से एक व्यक्ति की खोपड़ी मिली है, और उस खोपड़ी से हमने अनुमान लगाया गया कि यहाँ पर मानव का विकास हुआ होगा। और इस मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के घनघोर जंगलों के पास ही एक स्थान पड़ता है, उसका नाम है भीमबेटका। कौन सा है? भीमबेटका, जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर में भी शामिल कर लिया। और यहाँ पर ही मानव की गुफाएं मिली है। क्या मिली है? गुफाएं। और इन गुफाओं से हमें जानकारी मिली, क्योंकि ये जानवरों से डर के कारण इन गुफाओं में रहना सीखा होगा, या प्रकृति के प्रकोप के कारण, अंधड़ या तूफान के कारण इन गुफाओं में अपना जीवन यापन करता होगा, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। जैसे आपने रामायण पढ़ी होगी। कौन सी? रामायण। हमारे भारत में दो महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत। पहला महाकाव्य है रामायण, जिसे 24,000 श्लोक है। उसमें कितने श्लोक है? 24,000। आगे आएगा आपके, इसलिए इसको क्या कहते हैं? चतुर्विध संहिता। क्या कहते हैं? और रामायण में कितने कांड बताए गए हैं तुलसीदास ने? 7। कितने कांड हैं? 7। और वाल्मीकि रामायण में भी 7 कांड है, और उन्हीं में से एक किष्किंधा कांड आता है। और किष्किंधा की पहाड़ियों के बीच में एक वाली नाम का वानर रहता था, जो कि बलशाली था, सुग्रीव का भाई माना जाता था। और वैसे ही मानव का विकास हुआ। उस रामायण से भी हमें जानकारी मिलती है कि उस गुफा में प्रवेश किसने किया था? वाली ने। किसने किया था? वाली ने, जो कि कई लंबे समय के बाद जब बाहर आया, तो यानी कि इन गुफाओं का निर्माण इस मानव सभ्यता ने ही किया होगा। और ये बात हमारा इतिहास भी कहता है, आगे हमारे महाकाव्यों के माध्यम से इनके बारे में जानकारी मिलती है। यहाँ तक सबके समझ में आया नहीं है? ये बताइए। अब पूरा पाषाण काल की बात की मैंने। प्राग इतिहास काल को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों। पहला कौन सा है? पूरा पाषाण काल। और पूरा पाषाण काल का सबसे प्रमुख स्थल कौन सा है? भीमबेटका, जो कहां पर है? मध्य प्रदेश। कहां पर है? मध्य प्रदेश। दूसरा जो काल है मध्य पाषाण काल, इस काल में आग का आविष्कार हो चुका था, मैंने बताया। और इसका मुख्य धंधा क्या था मानव का? शिकार का। क्या था? शिकार करना। कभी कभी जानवर मानव को खा जाते थे, और मानव उनका शिकार करके अपना जीवन यापन करता होगा, ऐसा माना जाता है। इतिहास में क्या है? ऐसा हुआ होगा। ये इतिहास है। जो आज हो गया वो कल का क्या बन जाएगा? इतिहास। क्या हो जाएगा? इतिहास। ये घटनाक्रम चलता रहता है। और मध्य पाषाण काल में आते आते मानव पशुपालन करना सीख गया। क्या सीख गया? पशुपालन। और माना जाता है कि मानव ने सर्वप्रथम भेड़ का पालन किया होगा। किसका पालन किया होगा? भेड़ का पालन। और इसकी जानकारी हमें राजस्थान की एक सभ्यता मिली है, जो कल बताई थी मैंने। कौन सी है? बागोर। कौन सी है? बागोर। और यहाँ से भी पशुपालन के हिसाब से मिले हैं, जो कि बागोर जो सभ्यता हमारे राजस्थान की प्रमुख सभ्यताओं में मानी जाती है। जैसे आगे आप राजस्थान की सभ्यताएं पढ़ोगे, उनमें सबसे प्रमुख कौन सी आती है? कालीबंगा। कौन सी? कालीबंगा, हाड़, गणेश्वर, बैराट, और एक बागोर भी प्रमुख मानी जाती है। और यहाँ से भेड़ पालन की जानकारी मिली है। जो ये बागोर सभ्यता है, ये राजस्थान की एक नदी है, कोठारी नदी। कौन सी नदी? कोठारी, जो कि बनास की सहायक नदी है। और इस कोठारी नदी के किनारे ही इस सभ्यता का विकास हुआ है। और वर्तमान में ये
भीलवाड़ा जिले में है। कौन से जिले में है? भीलवाड़ा। और भीलवाड़ा में ही सूती वस्त्र का केंद्र माना जाता है, जो कि राजस्थान के सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र भी कहां पर है? भीलवाड़ा में है। कहां पर है? भीलवाड़ा में। राजस्थान का सब पढ़ा हुआ यदि कंपटीशन की आप आगे तैयारी करोगे तो यहाँ मध्य पाषाण काल की जानकारी हमें मिल रही है। और जब पशुपालन, यहाँ पर औजारों की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी, आराम से पशुपालन करते थे, उनसे जो दूध होता था उनके कुछ भी बनाते होंगे और अपना जीवन यापन और मस्त जिंदगी थी। यहाँ पर तेरे मेरे की कोई भावना नहीं थी, क्योंकि डांडा चराओ और जिंदगी जीवो, कोई टेंशन नहीं है। टेंशन तो आगे होगी। वर्तमान का जीवन पैसा तो है, सुख सुविधा है, लेकिन टेंशन है। इस समय कोई टेंशन नहीं, क्योंकि तेरे मेरे की भावना नहीं है। भावना कहां से आई? किसी एक व्यक्ति ने कह दिया इस खेत के बाहर करके ये मेरा है, और जहां मेरा आ गया वहीं संघर्ष शुरू हो जाता है। आज दुनिया में लड़ाई किसकी है? ये मेरा है, ये सीट मेरी है, इस पर कोई अधिकार करेगा मैं बंदूक निकाल दूंगा। ये मुसोलिनी कहता है, पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाऊंगा आपको। हिटलर, मुसोलिनी, नेपोलियन बोनापार्ट, सिकंदर, इतने खतरनाक प्राणी हुए हैं जो दुनिया पर अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं। और यहाँ से संघर्ष की कहानी शुरू होती है। मध्य पाषाण काल तक कोई ऐसा लेना देना नहीं है, पशुपालन कर रहा है और मस्त जीवन जीता था, लेकिन असभ्य था, बर्बर था, नहाना धोने का कोई काम नहीं था, नॉलेज ही नहीं था। जब नॉलेज नहीं है, लड़ाई कहां होती है? जहां नॉलेज हो। जहां संघर्ष कहां होता है? जहां ज्ञान, जहां ज्ञान ही नहीं है वहां तो आनंद की जिंदगी, क्या टेंशन है? ज्ञान होना भी नहीं चाहिए, ज्यादा ज्ञान भी अभिशाप है। ज्ञान उतना ही हो जो काम का हो। यदि हमने अपर लेवल का ज्ञान ले लिया तो नौकरी तो कर तो दूर, रिएक्ट की है। हाँ, मैंने ले लिया तो वापस आने पड़े, मैंने सही जिंदगी। अगला काल कौन सा है? नव पाषाण काल। कौन सा है? नव पाषाण काल। और इस काल का मानव आते आते कृषि कार्य करना सीख गया। क्या करना सीख गया? और इसकी जानकारी हमारे जो सिंध सब सेंट्रल प्रदेश है, जो अगली सभ्यता में पढ़ाऊंगा, सिंधु घाटी सभ्यता, उसी का एक क्षेत्र है मेहरगढ़। कौन सा? मेहरगढ़। और यहाँ से कृषि के सर्वप्रथम साक्ष्यों की जानकारी हमें मिलती है। और इसी के आधार पर प्राग इतिहास काल को कितने भागों में बांट दिया भाई? 3 भागों में। अब तीनों भागों का पता रहेगा नहीं रहेगा? पहला कौन सा है? कौन सा है? पूरा पाषाण काल का प्रमुख स्थल कौन सा है? कौन सा है? ये परीक्षा में पूछा जाएगा। 1 नंबर का प्रश्न आपके आ सकता है, 10 नंबर के प्रश्न आते हैं आपके बीए में, जो पहले ही पार्ट में होता है, इकाई फर्स्ट में, वही 1-1 नंबर के ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर संकट में का जीवन पूरा पाषाण काल, इसका प्रमुख स्थल कौन सा है? कौन सा है? पाषाण काल का प्रमुख स्थल कौन सा बताया मैंने? बागो। हमारे राजस्थान में है। राजस्थान में कौन सी नदी किनारे है? कौन सी नदी किनारे है? जो कि कौन से जिले में है? भीलवाड़ा। नव पाषाण काल में आते मानव क्या करना सीख गया? कृषि। क्या करना सीख गया? कृषि। और इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? मेहरगढ़ से। और अनुमान तक आ गया, क्योंकि आगे जो साक्ष्य मिले हैं कि मानव ने सर्वप्रथम कपास की खेती की होगी। किसकी? कपास की। और कपास के आगे साक्ष्य हमें सिंधु घाटी से मिलते हैं, इसलिए अनुमान तक विद्वानों ने कहा कि मानव ने सर्वप्रथम कपास की खेती की होगी। अब ये तो हमने सामान्य जानकारी प्राप्त की पहले काल की। कौन से काल की? कौन सा इतिहास पढ़ रहे हैं? भारत का इतिहास। किसका इतिहास? भारत के इतिहास का जनक कौन है? कौन है? बिना देखे बोलो, कौन है? ग्रंथ का नाम क्या है? क्या है? महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? क्या है? प्राचीन भारत के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया? पहला कौन सा है? दूसरा? तीसरा? प्राग इतिहास काल को कितने भागों में बांटा गया? पहला कौन सा है? दूसरा कौन सा है?
तीसरा कौन सा है? नवपाषाण काल का प्रमुख स्थल कौन सा है? भीमबेटका कौन से राज्य में है? मध्य प्रदेश। प्राचीन समय में भी घनघोर जंगल कहाँ पर थे? मध्य प्रदेश। वर्तमान में भारत में सर्वाधिक जंगल कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। महाकालेश्वर का मंदिर भी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। उज्जैन में। कहाँ पर है? उज्जैन में। कौन सी नदी किनारे है? क्षिप्रा नदी किनारे। कौन से? क्षिप्रा। इसमें हंसने की बात है। और जो उसके दाता उसका काल वो महाकाल है, कालों का काल है, इसलिए नो टेंशन जिंदगी जी हो ना। मध्य पाषाण, ये पूरा पाषाण काल के स्थल कौन सा है? भीमबेटका। भीमबेटका। और कौन सी नदी के कारण मानव सभ्यता का संस्कृति के नामकरण मिल रही है? नर्मदा नदी। ये ध्यान में रखना विशेष रूप से। कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। कौन सी नदी है? नर्मदा। और इसी के यहाँ पर ही भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है और मानव सभ्यता का विकास यहाँ से माना जाता है। दूसरा काल मध्य पाषाण काल, इसकी साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? बागोर कहाँ पर है? राजस्थान में। राजस्थान में कौन से जिले में है? भीलवाड़ा। कौन से जिले में है? भीलवाड़ा। नदी कौन सी है? कोठारी नदी। कौन सी नदी? कोठारी। कोठारी नदी किसकी सहायक नदी है? बनास। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? बनास। कौन सी है? बनास। वन की आशा भी किसको कहते हैं? बनास को। किसको कहते हैं? चरमती नदी किसको कहते हैं? चंबल को। किसको कहते हैं? कामधेनु भी किसको कहते हैं? चंबल को। निकलती कहां से है? एमपी से, महू गांव से। कौन से गांव से? महू गांव से। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल। लेकिन पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? बनास। कौन सी है? बनास। और पूर्णतः सदाबहार नदी जो हमेशा बहती रहती है वो नदी कौन सी है? चंबल। कौन सी है? चंबल। और राजस्थान की कच्छ के रण में जाने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? लूनी। कौन सी है? लूनी। जो कि अजमेर की नाम पहाड़ियों से निकलती है। अब तीनों विषयों का ज्ञान हुआ नहीं हुआ? इतिहास प्लस जियोग्राफी प्लस राजनीति, क्योंकि इनका सामाजिक धार्मिक आर्थिक जीवन पढ़ेंगे और इनकी लिपि यानी कि हिंदी भी सारी चीजें आएगी आपके। नो टेंशन लो, है ना। यहाँ तक पढ़ा जाएगा मैंने और लिखवा भी दिया था। यहाँ तक पढ़ाया। अब आगे जा एक बात ध्यान में रखना, आप जितना अच्छा पढ़ोगे मैं उतना अच्छा पढ़ाऊंगा और तुम इतने बुरे होंगे मैं इतना बुरा हो जाऊंगा, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, जब कोई चीज समझ में नहीं आया तो 10 बार और किसी की तैयारी करनी है आरएस आईएएस तुम्हारे जैसे जिसकी वो मेरे से कहना और मैं रूपरेखा बताऊंगा आपको कैसे करनी है। 3 साल में आप कलेक्टर लेवल जा गारंटी, लेकिन हाँ बाढ़ोती से यहाँ से, लेकिन मैं कहूँ वैसे पढ़ना है, उसके लिए सबको त्याग भी करना पड़ेगा। क्या क्या का मतलब समझती क्या है? रातों की नींद खोनी पड़ेगी, सुबह 3 बजे उठना पड़ेगा, है ना। 14 15